नाजरीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि हमारी रियासत कर्नाटका की आन बान शान कहलाने वाले टिप्पू सुल्तान के ताल्लुक से इन दिनों संगी अफराद जो मुंह में आया बकते जा रहे हैं और तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। हकीकी तारीख को जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक नौजवान जिनका नाम है ज़ीशान शाद। क्योंकि वो शायर भी हैं, जिसकी वजह से हम ज़ीशान शाद भी उन्हें कहते हैं। तो उनका ताल्लुक़ तो IT सेक्टर से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो माहिर हैं। साथ ही साथ उनकी दिलचस्पी मज़हब में और तारीख़ में बहुत ज़्यादा देखी गई। मज़हब में और तारीख़ में इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की है, इन्होंने काफ़ी गहरी रिसर्च की है और कई अच्छी चीज़ें इन्होंने माशरे को देने की कोशिश की है, कई मालूमात माशरे को फ़राहम करने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में हम ज़ीशान शाद से हज़रत टिप्पू सुल्तान के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखेंगे और यकीन मानिए कि आपको ऐसा लगेगा कि अनोखी और मुनफरिद मालूमात आपने टिप्पू सुल्तान के मुतालिक हासिल की। तो आइए ज़ीशान साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हज़रत टिप्पू सुल्तान के मुतालिक और दीगर हमारे जो सलातीन गुजरे हैं हिंदुस्तान में, उनके मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ममनून हूँ और बेहद मशकूर हूँ इरफान साहब आपका और आपकी A1 टीवी उर्दू टीम का कि आप हजरात ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया और मुझे एक मौका मरख्त किया जिसके ज़रिए मैं अपना मौक़ूफ़ तारीख़ के हवाले से अवामुन्नास के दायरे खिदमत में पेश करना चाहूँगा। मौजूदा मुआशरे में ऐसे अनासिर आज पैदा हो गए हैं जो तारीख़ को मस्ख़ कर रहे हैं और एक मस्ख़ शुदा तारीख़ को मज़हब के आईने से अवाम को दिखा रहे हैं, जिसके नतीजे में कौमों के दरमियान एक तफ़रक़ा पैदा हो गया है और तासुबियत आम हो गई है। आज के इस प्रोग्राम पर मैं जो तबसरा कर रहा हूँ, अव्वल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कलिमात, मेरे अल्फाज और मेरे जुमलों का मैं ख़ुद ज़ामीन हूँ इरफान साहब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन मौज़ूआत पर मैं आज तबसरा कर रहा हूँ, आज के मौजूदा हिंदुस्तान में वो मुतनाज़ा मौज़ूआत बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर महमूद गज़नवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगज़ेब और हज़रत टिप्पू सुल्तान, जिनके मुतालिक झूठी बातें गढ़ी जा रही हैं और उन अशख़ास की शख्सियतों को मजरूह किया जा रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में मैं उन सारे झूठ का पर्दाफाश करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं टिप्पू सुल्तान के बारे में बोलना चाहूँगा, उसके बाद हज़रत औरंगज़ेब और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और आखिर महमूद गज़नवी। फर्स्ट जो है घर का हक़ होता है। हमारी रियासत के जो सुल्तान थे टिप्पू सुल्तान, तो घर से शुरू करेंगे, यानी हमारी रियासत से शुरू करेंगे। बोलिए वो टिप्पू सुल्तान के बारे में। तो मैं शुरुआत करता हूँ टिप्पू सुल्तान से। जी बिल्कुल। टीपू सुल्तान को अगर समझना है इरफान साहब, तो पहले हमें हैदर अली को समझना पड़ेगा। और अगर हमें हैदर अली को समझना चाहिए तो उस वक्त हमारे इस अजीम मुल्क की क्या सूरत हाल थी, इसका हमको सही इदराक और उसका सही इल्म होना ज़रूरी है। ये लाजिम शर्त है, तब जाकर हमको सही मानों में टीपू सुल्तान की शख्सियत क्या है हमको इसका इल्म होगा। तो मैं शुरुआत करूँगा सन 1750 से इरफान साहब, कि उस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या थी। सन 1750 में इरफान साहब जो मौजूदा चेन्नई है, उस दौर में से कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। जी, जिस मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से मद्रास हासिल कर लिया और वहाँ पर अपनी हुकूमत क़ायम कर ली। उसके बाद फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने आज का मौजूदा जो पुंडुचेरी है या पौंडीचेरी जिसे कहते हैं, वहाँ पर उनको ढकल दिया और मद्रास को वो निगल गए। ये थी साउथ की बात। और उस वक्त गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव। तो उस वक्त मद्रास मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुकी थी। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, अगर हमारे जहन में अगर हम नक्शा हिंदुस्तान का अगर हम रखते हैं, तो जो कोस्टल रीजन था, जो कोस्टल रीजन है, मद्रास, आंध्रा, ओडिशा और मगरबी बंगाल, जी ठीक है। तो उसी दौरान 1750 में इरफान साहब हमारे कौम का एक आस्तीन का सांप मीर जाफ़र आयन वक्त जंग में, उसने उस दौर के जो राजा थे नवाब सिराजुद्दौला, जी बिल्कुल, नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों के साथ जा मिला, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला उस जंग में हार गए
और उस जंग को कहते हैं ट्रीटी ऑफ प्लासी कहते हैं, हाँ प्लासी की जंग, मुआहदा प्लासिया भी जिसे कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है इरफान साहब, अंग्रेज़ों को मद्रास के साथ साथ जो बंगाल जो था बंगाल उनके कब्जे में आ गया था। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, जो अवध के बादशाह थे इरफान साहब, उस दौर के जो अवध के बादशाह थे, उसी वक्त अवध के जो नवाब थे, नवाब शुजाउद्दौला, हाँ शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और औरंगज़ेब के जो फर्जंद थे शाह आलम, ये दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग लड़े, जिसको कहा जाता है जंगे बक्सर कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं बैटल ऑफ बुक्सर, जहाँ पर शाह आलम और मीर शुजाउद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके बाद ये हुआ कि अंग्रेज़ों का मुकम्मल तौर पर सूबा मगरिबी बंगाल पर उनका वो लोग काबिज हो गए। और उस वक्त का जो सूबा बंगाल था इरफान साहब, मौजूदा बिहार, उड़ीसा, मगरिबी बंगाल और बांग्लादेश को कहा जाता था। एक बहुत ही बड़ा ये सूबा था, एक रीजन था उस दौर में, जो मुग़ल के कंट्रोल में था इरफान साहब। तो यहाँ तक के बात ये आती है कि उस वक्त 1750 में यूरोप के जो 60% जो इंपोर्ट होते थे इरफान साहब, वो महज सूबा मगरिबी बंगाल से होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 60% ऑफ यूरोपियन इंपोर्ट जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, तो उतना बड़ा वो सूबा था। तो साथ ही साथ जब ये सब वाक़यात हुए हैं, तो नॉर्थ के साइड में इरफान साहब क्या होता है कि जो मराठास थे, माधवराव जिसका पेशवा था, वो लोग क्या हुआ था कि एक जंग में वो लोग मुलविस थे, और वो जंग को कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी पानीपत लड़ी गई थी माधवराव के ज़माने में, और अहमद शाह दुरानी के साथ वो जंग लड़ी गई थी, जिसके नतीजे में मराठाओं को बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से उनको बहुत सी जानी और माली नुकसान हुआ। यहाँ तक कि पता चलता है कि मराठा वीर बैंकरप्ट, उन लोगों का पूरा बैंकरप्ट हो चुके थे लोग, बहुत ही ज़्यादातर उनका जो है जानी और माली नुकसान बहुत हुआ था। तो ये सूरत हाल उस वक्त थी इरफान साहब। अब आते हैं हैदर अली पर। साउथ में जो पूरा ऐसा राउंड लगा मैसूर से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ता से लखनऊ के करीब जाकर फिर मराठों का जी यानी पानीपत तक होते हुए फिर वापस हम अपने घर जी रियासत करना जी। तो हैदर अली जो अब यहाँ पर मैं हैदर अली के बारे में, उनकी शख्सियत को मैं इंशाअल्लाह लाज़िम उन पर रोशनी डालता हूँ, ताकि टीपू सुल्तान के जो उनकी शख्सियत है हमें उसका इल्म सही से हो सके। हैदर अली उस वक्त नाइब सदर थे इरफान साहब, और वो टाइम पे मैसूर डायनेस्टी थी इरफान साहब। तो उस वक्त के राजा थे राजा कृष्णा राजा वडियर दुवम थे इरफान साहब, उनके अंडर में जो है नाइब सदर थे हैदर अली। तो 1750 और 1760 के दरमियान अगर आप उठाकर देखेंगे तारीख़, तो मराठा, जैसा मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मराठा बैंकरप्ट हो चुके थे बड़ी पानीपत के जंग के बाद। तो इस वजह से लोग क्या किए कि जो मैसूर का जो खित्ता था वो लोग वहाँ पर अटैक कर दिए, ताकि जो उनका जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस था उससे बाहर निकल सकें। तो उस वजह से क्या किए लोग, जो मौजूदा देवनाहली है, जो आज का एक मजीम शान एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, वो टाइम पे एक बेंगलुरु का रूरल पार्ट था, और वहीं पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह वहीं पर आप मबूस हुए, वहीं पर आप पैदा हुए। अब आते हैं इरफान साहब दक्कन की तरफ। मराठा पानीपत की जंग में हार गए, उसके बाद दक्कन में एक गैर मामूली औकात वाक़या पेश हुई, जिसमें जो पहले राजा थे निज़ाम के, आसिफ जा जिसे कहते हैं, दरअसल आसिफ जा एक ख़िताब इरफान साहब जो मुग़लों ने दिया। आसिफ जा जो है इरफान साहब, ये एक ख़िताब था, एक टाइटल दिया गया था मुग़लों की तरफ से, जिसका मायने होते निज़ामुल मुल्क, और आसिफ जा एक टाइटल था। उनका जो असल नाम था मीर खमरुद्दीन खान था साहब, मीर खमरुद्दीन खान साहब का था। और उसी दौर में मीर खमरुद्दीन खान साहब का इंतकाल होता है, और जैसे आपका इंतकाल होता है तो वहाँ पर एक सिविल वार हो जाती है, एक खाना जंगी हो जाती है। मीर खमरुद्दीन खान यानी आसिफ जहाँ के जो फर्जंद थे मीर नासिर जंग, उनका असल नाम भी है मीर अहमद अली ख़ान, वो और उनके भांजे यानी आसिफ जहाँ के नवासे और उनके फर्जन, उनके नवासे का नाम था मुजफ्फर जंग, और उनका असल नाम है हिदायतुद्दीन खान। तो भांजे और मामू के दरमियान एक खाना जंगी होती है, जिसमें उस वक्त के जो लोकल अम्पायर्स थे, जो लोकल किंगडम्स थे, जो लोकल राजा थे, ये दो पार्ट्स में बढ़ गए थे। तो वहाँ पर क्या होता है इरफान साहब, जो नासिर जंग थे, मौजूदा जो महाराष्ट्र है, अहमदनगर
खुलदाबाद और दौलताबाद जो मौजूदा आज के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो जो रियासत थी वहाँ पर मराठाओं ने हमला कर देते हैं हम पर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पानीपत केस में माली नुकसान उनको उठाना पड़ा, तो उसको रिकवरी करने के लिए वो क्या करते हैं, निज़ाम पर हमला करते हैं। और निज़ाम को उस वक्त क्या होता है इरफान साहब, निज़ाम को जो नासिर जंग है, नासिर जंग को सपोर्ट करते थे फ्रांसीसी, और जो मुजफ्फर जंग थे उसको सपोर्ट करते थे अंग्रेज़। तो जो पहली ये कहते हैं सेकेंड कर्नाटिक वार कहते हैं इरफान साहब, ये जो सेकेंड कर्नाटिक वार में दो खीमों में बढ़ गए थे लोकल रूलर्स। तो सेकेंड कर्नाटिक वार में क्या होता है, नासिर जंग फतेह होते हैं, और उस वजह से क्या होता है, जो मौजूदा गुंटूर है वो गुंटूर का हिस्सा जो है बतौर एक गिफ्ट नासिर जंग है ना फ्रांसीसियों को दे देते हैं। और उसी साथ में क्या होता है, मराठा जो है नासिर जंग पर हमला करते हैं मौजूदा महाराष्ट्र औरंगाबाद में, जिस वजह से वहाँ का जो उनकी जो सूबे थे वो मराठाओं में जाके जम हो गए। और बताया जाता है कि उस वक्त के तकरीबन 1 करोड़ रुपए उनको देना पड़ा, और साथ ही साथ साल उनका जो रेवेन्यू है 75 लाख है ना, नासिर जंग को मराठास को देना पड़ता था उस वक्त। तो फिर बाद में ये हुआ कि इरफान साहब मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बाद फिर लोग जंग में चले गए, मुलविस हो गए। और इसमें क्या होता है कि नासिर जंग को कडप्पा का जो नवाब था हिम्मत खान एक जंग में उनको मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है इरफान साहब, मुजफ्फर जंग जो है बाई डिफ़ॉल्ट निज़ाम बन जाते हैं दक्कन के। फिर हाल ये होता है कि फिर 1 साल बाद ही नवाब ऑफ कर्नूल अब्दुल मजीद खान, फिर उनको उनके सर पर जो है ना तीर चलाया जाता है, जिस पर वहाँ उनकी जान बहाक हो जाती है। फिर बाई डिफैक्टो रूल था सलाबत जंग का, सलाबत जंग दक्कन के निज़ाम बन गए थे। तो ये सूरत हाल हिंदुस्तान की नॉर्थ, शुमाली हिंद और जुनूबी हिंद और दक्कन का ये हाल था। अब आते हैं हैदर अली की तरफ इरफान साहब। तो हैदर अली के ज़माने का 1750 से मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। मराठाओं ने निज़ाम की टेरिटरीज़ में जाकर वहाँ पर काबिज हो गए थे, और दौलताबाद, खुलताबाद, अहमदनगर मौजूदा जो महाराष्ट्र में वो उनके कंट्रोल में उनके इसमें जम हो गया। उसके बाद ये लोग क्या किए कि जो मैसूर जो थी उस वक्त में एक फर्टाइल लैंड थी इरफान साहब, इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपमेंट भी था मैसूर का काफ़ी बहुत बेहतरीन था। तो उस वजह से मराठाओं ने क्या किया कि वो लोग बेंगलुरु पर हमलावर हुए इरफान साहब। ये तकरीबन 1700 मैं समझता हूँ 1762 की बात है, 1762 की बात है। तो वहाँ पर देवनहल्ली जो मौजूदा एक रूरल तालुका है, रूरल एरिया है बेंगलुरु का, वहाँ पर वो लोग हमलावर हुए और बेंगलुरु पर भी हमलावर हुए। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो उस ज़माने का जो वडियर का जो राजा था कृष्णा राजा वडियर दुवम था इरफान साहब, जिनके नाइब सदर कमांडर इन चीफ आर्मी के थे हज़रत हैदर अली। तो आप वहाँ पर देवनहल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, मराठाओं को बुरी तरह से शिकस्त देते हैं इरफान साहब। उसके बाद देखिए आप, ये लोग जो तासुबी ताम कर रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में रहो या हज़रत हैदर अली के बारे में जो मुंसलिक कर रहे हैं झूठी बातें, यहाँ पर आप देखिए जब आप फाते होते हैं देवनहल्ली और बेंगलुरु से, जब खादेराव जो दौर का पेशवा था उनको शिकस्त देते हैं हैदर अली। उसके बाद खुद कृष्णा राजा वडियर दुवम हैदर अली को खिताब देते हैं नवाब हैदर अली बहादुर, और आपको जागीरदार बनाते हैं। और हैदर अली के जो वालिद मोहतरम थे इरफान साहब, वो कर्नूल में हेड कांस्टेबल थे आर्मी में, और आपके जो दादा जान थे वो सोर्स के हिसाब से दिखता है कि गुलबर्गा में वो आप वहाँ पर मुखीम थे, एक सूफ़ी दरवेश किस्म के शख्स थे हैदर अली के दादा, और उनका नाम था मोहम्मद फ़ातेह उनका नाम था इरफान साहब। अब आइए देखते हैं इरफान साहब, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में मद्रास चले गया और सूबे बंगाल चले गए, मगरबी बंगाल चले गया। और उस दौर में जो सूबा बंगाल था मौजूदा ओडिशा, बिहार, मगरबी बंगाल था इरफान साहब। तो जो मद्रास का जो कोस्टल रीजन है, अगर आप नक्शा देखेंगे, कोस्टल रीजन जो मद्रास है उसके ऊपर का जो रीजन है इरफान साहब, उसको कहा जाता था नॉर्दर्न सरकार। दरअसल ये जो नॉर्दर्न सरकार थे इरफान साहब, ये 5 सूबों के ऊपर मुश्तमिल थी इरफान साहब। वो 5 सूबे क्या हैं मैं आपको बताता चलूँ। चिकाकोल एक सूबा है इरफान साहब, जो मौजूदा विशाखापट्टनम है उसके ऊपर का हिस्सा, और बाज़ हिस्सा जो आज उड़ीसा के स्टेट में जम हो गया है, तो उसको कहते थे चिकाकोल। दूसरा उनका जो प्रोविंस है इरफान साहब, चिकाकोल के बाद एल्लूर कहा जाता है इरफान साहब। एल्लूर जो मौजूदा वेस्ट गोदावरी है। हाँ। उसके बाद आता है तीसरा कोंदापल्ली, जो मौजूदा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, जो विजयवाड़ा के एकदम करीब का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कहते हैं उस ज़माने में कोंदापल्ली। और चौथा था राजमंड्री,
वेस्ट गोदावरी, और 5वां था गुंटूर। ये जो थे उसको कहते हैं नॉर्दर्न सरकार इरफान साहब। आंध्र प्रदेश, मौजूदा कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है उसको उस ज़माने में कहा था नॉर्दर्न सरकार। तो ये जो नॉर्दर्न सरकार थी उसको कहते थे नवाब ऑफ कर्नाटक। ये एक्चुअल में जो निज़ाम सरकार है उनका एक ब्रांच था। तो उनका जो ब्रांच था, उनका कैपिटल सिटी था उस ज़माने में, जो सदर मुकाम था नवाब ऑफ कर्नाटक का, मौजूदा जो तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है इरफान साहब, उसको कहते हैं आरकोट, ARCOT, आरकोट। ये आरकोट उनका सदर मुकाम था। और जो रिपोर्ट करते थे उस ज़माने में जो निज़ाम को, वो थे अनवरुद्दीन खान। अनवरुद्दीन खान का इंतकाल के बाद उनके फर्जन का नाम है मोहम्मद अली वलाजा। उनके खिलाफ चांद साहब थे। चांद साहब क्या कर रहे थे उस ज़माने में, जो नासिर जंग थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। जो फ्रांस चांद साहब और नासिर जंग, ये तीन एक खेमे के थे, और बाकी के मुजफ्फर जंग और अंग्रेज़ ये अलग टीमे में थे। तो बाद में चलकर जब निज़ाम का जो टेरिटरी थी, जो आसिफ जाह थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई थी, मगर ये लोग रिपोर्ट करते थे निज़ाम ही को। तो ये जो नॉर्दर्न सरकार के जो नीचे का जो हिस्सा है कर्नाटक है, और जो नॉर्दर्न जो आज का मौजूदा जो कोस्टल आंध्रा है वो निज़ाम में आता था इरफान साहब। और उस ज़माने के एक राजा थे उड़ीसा के, जिसका नाम था बलराम सानी या बालाराम भी कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर उस सूबे पर हुकूमत करते थे इरफान साहब। तो यहाँ पर क्या होता है इरफान साहब, जब मद्रास अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई तो अंग्रेज़ के पास दक्कन में मद्रास आ गया था और वेस्ट बंगाल आ गया था। ये जो कोस्टल रीजन था इरफान साहब, ये लोग वहाँ पर हथियाना चाह रहे थे। तो ये लोग क्या किए, जैसे ही ये निज़ामों की जो खाना जंगी थी उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उन पर। ये लोग क्या किए, दो पार्टी बना लिए, एक को सपोर्ट करने लगे, और जिस वजह से क्या हो गया, नासिर जंग को फ्रांस को जंग के बाद जो मौजूदा जो गुंटूर है उनको एज ए गिफ्ट उनको दिया गया। फिर बाद में गुंटूर पर कब्जा अंग्रेज़ों का ही रहा बाद में चलकर, वो अलग तारीख है। तो ये जो नॉर्दर्न सरकार थी ये इनडायरेक्टली फिर क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गई इरफान साहब। तो यहाँ पर नवाब हैदर अली मराठाओं और निज़ामों के साथ मुसलसल जंग लड़ते गए इरफान साहब। तो इस वजह से, अब जैसा कि मैं आपको पहले ही फरमा दिया हूँ कि उस दौर के जो वडियर फैमिली के जो राजा थे, राजा कृष्णा राजा वडियर दुआम, आपको खिताब दिए बहादुर का, नवाब हैदर अली बहादुर। तो ये यहाँ पर अंग्रेज़ों को मैसूर उनकी आंख का नासुर बन गया था इरफान साहब, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका जो मगरबी बंगाल और जो कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया था दक्कन का, उनके कब्जे में आ चुकी थी। अब इनको जो एक्सपेंशन करना था और उसका रास्ते के जो रुकावट थी वो मैसूर रीजन था इरफान साहब, मतलब हैदर अली थे, क्योंकि नायब सदर जो मिलिट्री के थे हैदर अली ही थे। तो नाम के तौर पर तो वडियर फैमिली थी, मगर पूरा जो सियासी जो पैमाना था, कंट्रोल जो था हज़रत अली के कब्ज़े में था इरफान साहब। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है इरफान साहब, इसको समझने के लिए हमको फिर मालूम होना पड़ेगा, मैसूर रीजन में 4 वार लड़े गए, 4 जंगे हैं इरफान साहब, जिसे तारीख में कहा जाता है एंग्लो मैसूर वार। तो पहली एंग्लो मैसूर वार जो हुई इरफान साहब 1760 के करीब, ठीक है। उसी तौर पर जब उसी दौर में अंग्रेज़ों ने बंगाल से मीर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और बाद में जंगे बुक्सर में फतेह हो गए, तो लोग साथ आसमान में उड़ रहे थे। अब उनको वो लोग समझ लिए थे कि अब हमको रोकने वाला कोई नहीं है। मगर दक्कन में एक शख्स थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली उनके रास्ते का एक दीवार बन गए थे, एक रास्ते की एक दीवार बन गए थे आप। तो जब एक्सपेंशन करना चाह रहे थे तो अंग्रेज़ों का पहला उनका जो मौक़िफ़ था, उनका मेन टारगेट था कि मैसूर से हैदर अली को पहले हटाना है। इस वजह से क्या होता है इरफान साहब, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है इरफान साहब। और पहली एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली अंग्रेज़ों को इतनी बुरी तरह से शिकस्त देते हैं कि ये लोग भाग निकलते हैं इरफान साहब, मद्रास की तरफ भागते हैं। इतनी दर्दनाक शिकस्त हुई उनकी। हैदर अली बहादुर जो थे, वाक़ई में बहादुरी के साथ लड़े। एक वक्त का मुजाहिद जो था उस दौर का हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ हैदर अली थे वाक़ई। वो एक वाहिद शख्स थे जो अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने लगे उनको। तो पहली एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज़ बुरी तरह से शिकस्त हो गए थे और वो लोग रॉबर्ट क्लाइव अपनी फ़ौज के साथ भागकर मद्रास चले गए इरफान साहब। और हैदर अली यहाँ तक नहीं रुके, उसके बाद उनका ताक़ुब किया गया। हैदर अली फरमाया कि हम अच्छे पोजीशन पर हैं, अब वो मज़ाक चकाते हैं अंग्रेज़ों को, तो आप ताक़ुब करें इरफान साहब। तो ये पहली एंग्लो मैसूर वार हुई। उसके बाद जब आप ताक़ुब करें, वहाँ से शुरू होती है एंग्लो मैसूर वार 2। दूसरी एंग्लो मैसूर वार में भी क्या होता है इरफान साहब, हैदर अली इतनी बुरी तरह से शिकस्त देते हैं अंग्रेज़ों को कि उनके पूरे जो जड़ें हैं पूरे हिल जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि अगर हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा करना है तो पहले हैदर अली को यहाँ से हटाना है।
तो दूसरी जो जंग थी एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली बहुत शानदार तरीके से कामयाबी हासिल फरमाते हैं। और वहाँ पर यहाँ मैं समझता हूँ यहाँ पर तारीख के एक नाजुक मोड़ पर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हैदर अली से एक गलती हुई इरफान साहब, जब दूसरी भी जंग जब आप जीत गए थे और अंग्रेज़ को अपनी कमियां और उनके नाकामियां उनको दिखने लगे, तो ये लोग क्या किए इरफान साहब, एक पॉलिटिक्स शुरू कर दिए। क्या पॉलिटिक्स शुरू किए कि ठीक है हैदर अली, हम तुम्हारे रीजन मैसूर रीजन में हम कभी नहीं आएंगे। एक मुआहदा किए जिसको जो बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, मुआहदा मद्रास कहते हैं, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने कहा कि इन फ्यूचर अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर हम पर कोई हमला करता है तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, और हम दोनों पर कोई हमला करते हैं हम दोनों मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये मुआहदा मद्रास कहते हैं इरफान साहब, ट्रीटी ऑफ मद्रास कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है इरफान साहब, उसी वक्त उसके दूसरे ही साल में क्या होता है, फिर मराठाओं ने मैसूर पर हमला करते हैं इरफान साहब, जिस पर तकरीबन 10,000 मिलिट्री जो आर्मी थी हैदर अली की, वो फौत हो जाती है इरफान साहब, वो मर जाते हैं। और उस वक्त में क्या होता है, हैदर अली को याद आता है कि जो मुआहदा मद्रास था, तो उस निस्बत से उन्होंने ख़त लिखा था अंग्रेज़ों को, रॉबर्ट क्लाइव को, कि अब मुझ पर मराठाओं ने हमला किया और मुझ पर अब मुझे सपोर्ट करिए। तो इस पर ब्रिटिश जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सीधे से ये मना कर दिए, बोले कि ये तुम्हारी जंग है, तुम और मराठा जानो। जिस पर हैदर अली को बहुत ही गुस्सा आया। और मैं यहाँ पर ये समझता हूँ जो खिंजीर खाते इरफान साहब, वो किसी मुआहदे के पाबंद नहीं होते। तो यहाँ पर हैदर अली को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा मराठाओं के वजह से। तो 10,000 तकरीबन उनकी मिलिट्री हो गई थी, और खुदरत को भी कुछ और मंजूर था, खुदरत को भी कुछ और मंजूर था कि उसी वक्त हैदर अली कैंसर की वजह से आप इंतकाल फरमा देते हैं इरफान साहब। तो ये थी एंग्लो मैसूर वार 2 इरफान साहब। और यहाँ से टीपू सुल्तान का ज़हूर होता है इरफान साहब। टीपू का असल नाम है इरफान साहब फ़ातेह मोहम्मद अली साहब। टीपू ये उनकी उर्फियत है। हैदर अली के जो निस्बत थी वो आरकोट, जो मैं आपको मौजूदा तमिलनाडु में है, वहाँ पे एक पाए के बुज़ुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा शाह टीपू मस्तान, तो उनके नाम पर टीपू उनका उर्फियत रखी गई। उनका असल नाम फ़तेह मोहम्मद अली साहब है। तो हज़रत टीपू सुल्तान, अब यहाँ से इरफान साहब हम तीसरी एंग्लो मैसूर वार देखते हैं इरफान साहब। दूसरी एंग्लो वार में क्या होता है इरफान साहब, ये जो मालाबार रीजन है, केरला का मौजूदा जो केरला का जो रीजन है उसको बोलते थे मालाबार रीजन। तो ये पूरा मैसूर के कंट्रोल में था इरफान साहब। तो वहाँ पर एक कम्युनिटी थी नायर जो कहते हैं, आज ये मौजूद है नायर। तो नायरों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के सपोर्ट करा इरफान साहब हैदर अली के ख़िलाफ़। और जब हैदर अली को जब दूसरी एंग्लो मैसूर वार में इसका जब इल्म हुआ कि जो लोकल राजा थे नायर जिसे कहते हैं, वो अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया, जब मराठाओं के साथ शिकस्त हुई तो फिर उन्होंने बोले कि घर का भेदी लंका ढाए। तो आपने पहले क्या किया, रुख उसके बाद मंगलूर का किया, मतलब मौजूदा मलाबार, और वहाँ पर सबको सबक सिखाया गया। तारीख में दर्ज है कि उस दौर के जो नसरानी थे वो दरअसल पोर्चुगल थे, वो लोग थे, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे वो लोग। तो हैदर अली वहाँ के पादरियों को बुलाया गया और उनको कहा कि जो लोकल जो क्रिश्चियंस है उन्होंने मेरे खिलाफ जाकर अंग्रेज़ों के साथ सपोर्ट किया। तो उसका जो पादरी था उसने कहा कि जो भी आपके खिलाफ गए उनको सज़ाए मौत दीजिए। मगर यहाँ पे उनका हुस्न ज़न देखिए, हुस्न सुलूक देखिए। हैदर अली सारे नसारियों को बुलाया गया और उनको एक इंटीमेशन, एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इसके बाद शुरू होता है इरफान साहब तीसरे एंग्लो मैसूर वार। यहाँ से टीपू सुल्तान का किरदार शुरू होता है इरफान साहब। आइन वक्त जंगे एंग्लो मैसूर वार दूसरी में हैदर अली आप इंतकाल फरमा देते हैं, और उसके बाद पूरा जिम्मेदारी टीपू सुल्तान पर आ जाती है इरफान साहब। टीपू सुल्तान को भी पता था कि जो मालाबार रीजन है उस दौर का मौजूदा मालाबार जो आज का केरला है, वो लोग वहाँ पर रिवोल्ट कर रहे थे, रिवोल्ट कर अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तीसरी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान मंगलूर पर हमला करें, और वहाँ पर क्या होता है, मराठा, अंग्रेज़ और निज़ाम एक ग्रुप बन जाता है इरफान साहब। ये तीनों मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला करते हैं। और आज के एक शख्स है साउथ बेंगलुरु का एमपी, जो मैं समझता हूँ कि अपने जिस तरह से हम बिरयानी घर में बनाते हैं वो उस तरह से तारीख बनाता है अपने घर में कि जो अपने दिल में आया वो कह देता है।
और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, मुझे लगता है वो शख्स स्कूल और कॉलेज में चीटिंग कर पास हुआ है और इस दौर में जो है शायद व्हाट्सएप से डिग्री ले रहा है कि जो दिल में है वो कह रहा है टीपू सुल्तान के बारे में। जो अब मैं आता हूँ तीसरी जो एंग्लो मैसूर वार लड़ी गई इरफान साहब, मंगलूर के पर लड़ी गई जंग, और ये बकबक भी कहता है कि टीपू सुल्तान ने ख़त लिखे थे, किसको लिखे थे? फ्रांस को लिखे थे। और उसमें टीपू सुल्तान कहते हैं कि फ्रांस को कि आओ तुम और मैं दोनों मिलकर है ना हिंदुस्तान को लूटते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ उस शख्स को कि जब पावरफुल मौजूद है, जो पावरफुल ब्रिटिश है, क्यों ब्रिटिश के पास नहीं गए? ये जुमला ब्रिटिशों कहते थे, आओ तुम और मैं मिलकर लूटते हैं, फ्रांस के पास क्यों गए? एक सिंपल सा सवाल मैं उसी को पूछना चाहता हूँ। अगर मुझे लूटना है तो मैं ताकतवर के पास जाऊँगा, मैं और किसी कमज़ोर के पास जाऊँगा। एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ या थंब लॉ कहते हैं, जो ताकतवर उसी के पास जाएंगे। असल बात तो ये थी कि टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान पर और बिलखुसूस जो साउथ इंडिया है उन पर कब्जा हो सके वो लोग। इस वजह से फ्रांस, जैसे कहते हैं इंग्लिश में एनिमीज इज़ योर फ्रेंड, तो उस वजह से फ्रांस अब जो माँ है, जो एक आज का मौजूदा केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है इरफान साहब, और हिंदुस्तान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वही है, माँ है जिसे कहते हैं, जिसका 9 स्क्वायर किलोमीटर इसका रेडियस है, डायमीटर है इरफान साहब। तो माहे में उस वक्त फ्रांस की हुकूमत थी। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं इरफान साहब, तीसरी एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान फ्रांस का सपोर्ट लेते हैं। और उस वक्त का एक मौर्रिख था फ्रांस का जिसको कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी किताब भी मौजूद है। और जो टीपू सुल्तान के ऊपर जो तासुबियत रखता है और उनके ख़िलाफ़ जो मनगढ़ंत बातें करता है, उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि उनकी किताबें पढ़ें। ठीक है इरफान साहब। तो तीसरी एंग्लो मैसूर वार में मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ ये तीनों मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर टीपू सुल्तान को शिकस्त होती है इरफान साहब, जिस वजह से जो मैंगलोर जहाँ था, मैंगलोर अंग्रेज़ों के पास चले गए इरफान साहब, और फ्रांस भी हार गई। तो ये तीसरा मैसूर वार रहा। उसके बाद क्या होता है इरफान साहब, आखिरी एंग्लो मैसूर वार लड़ी गई इरफान साहब। यहाँ पर क्या होता है इरफान साहब, ये जो मालाबार का रीजन है, जो कोस्टल जो केरला है, केरला, मराठा, निज़ाम, अंग्रेज़ ये चारों मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर देते हैं इरफान साहब। यानी चारों तरफ 400 जिसे कहते हैं, फ्रॉम 4 डायरेक्शंस टीपू सुल्तान पर हमला होते हैं इरफान साहब। और ये जो कहते हैं कि टीपू सुल्तान लूटते थे, लुटेरे थे, हाँ ये सब कहते हैं, तो फिर ये क्या है? फिर ये तुम्हारे नाना, तुम्हारे बड़े बा अंग्रेज़ों का सपोर्ट करें। टीपू सुल्तान एक वक्त मर्द मुजाहिद थे जो अंग्रेज़ और साथ में आसिन के साथ जो थे उस वक्त के, उनके साथ बराबर लड़े और देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बान हो गए इरफान साहब। और ऐसे शख्स की शख्सियत पर आज लोग उंगली उठा रहे हैं, दिल में जैसा बोल रहे हैं। तो 34 मैसूर वार में इरफान साहब टीपू सुल्तान की जो कमक थी, जो मिलिट्री थी, उनकी तकरीबन 35,000 थी इरफान साहब। उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की 60,000 फौज थी इरफान साहब। फिर अलग से मालाबार का जो राजा था उसकी अलग 20,000, निज़ाम अलग, फिर मराठा अलग। इतने सारे चारों तरफ से टीपू सुल्तान पर हमला करे। और उस वक्त का एक हमारा भी आस्तीन का सांप मीर सादिक और ग़ुलाम अली, ये ऐसे भी गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जीशन साहब, आप अभी भी बोले तेजस्वी सूर्या के बारे में कि तारीख उन्हें अपने घर में पकाता, बिरयानी बनाए जैसा, जो दिल में आ जाता बोलते रहता। हकीकत से जो है जब इनकार किए हैं, नुकसान जो है हमारा ही हुआ है। जबकि इनका सिक्का पूरे बड़े सग़ीर पर बैठा हुआ है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ भी उनके नाम से वाकिफ़ हैं, उनकी अज़मत को मानते हैं। तो उनकी अज़मत को घटाने से, उनकी अज़मत से कर्नाटक की अज़मत बुलंद हो रही है, जबकि हमारे रियासत के वज़ीर आला और इस तरीके के बदखुमाश लोग उनकी अज़मत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक ये भी हमें इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अज़मत टीपू सुल्तान की थी, अब ये लोग घटाने पे जब तुल गए तो इसका मजाक जो है कर्नाटक का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाल ही में रायचूर को तेलंगाना में ज़म करने के बारे में यूं ही सरसरी तौर पर हमारे रुकन असम्बली ने कहा था, लेकिन वो सरसरी तौर पर कहा था, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था। इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी हाल ही में एक तकरीब में खिताब करते हुए पूरे कर्नाटक का मजाक उड़ाया। उनका ये कहना था उस क्लिप में कि जो है हमारे को नहीं होना रायचूर, इसलिए नहीं होना कि वो कर्नाटक के लोग ऐसे है वैसे है, वो लोग तरक्की नहीं कराए रायचूर को, तो ऐसा गैर तरक्की याफ्ता ज़िला लेकर हम क्या करेंगे। तो ये अब तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि कर्नाटक का कभी मजाक उड़ाया जाए किसी सीएम में। तो एक सीएम हमारा टीपू सुल्तान के खिलाफ बोलता है तो दूसरा सीएम तेलंगाना का सीएम हमारे स्टेट का मजाक उड़ाता है।
तो ये टीपू सुल्तान की अजमत घटने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी रियासत की भी अजमत घटते जा रही है? इरफान साहब, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। अजमत की बात चल रही है तो मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। हमारे जो पड़ोसी रियासत है केरला, इरफान साहब, कोची से लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, कोची से लक्षद्वीप एक जहाज़ जाता है सर इरफान साहब। मेरे ख्याल से हफ्ते में दो बार जहाज़ जाता है। वो 2 जहाज़ में से एक जहाज़ का नाम पता है वो क्या है? हज़रत टीपू सुल्तान क्रूज़। उनकी एजाज़ में केरला स्टेट दी है इरफान साहब, और हमारा स्टेट को शर्म आ रही है, उनकी तारीफ़ करने में शर्म आ रही है टीपू सुल्तान के बारे में। ये हाल हमारा हो चुका है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये आम किया जा रहा है इरफान साहब कि टीपू सुल्तान जबरन ज़बरदस्ती जो है मज़हब को मुंतकिल कर देते, यानी मुसलमान बनाया जाता था। ये सरासर झूठ है इरफान साहब। अब ये झूठ की मैं आपको मिसाल देता चलूँ, और यहाँ पर मैं ज़रा हिचकिचा रहा हूँ, ज़रा मुझे झिझक हो रही है। वो इसलिए है कि इरफान साहब, उस दौर में इरफान साहब जो नायर जो थे, किंग ऑफ ट्रेवेंकोर बोलते थे, जो मौजूदा तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पर एक इंसान और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक फेल चलता था इरफान साहब। यहाँ पर मुझे कुछ शर्म आ रही है मुझे कहने के लिए, क्योंकि आपका चैनल एक फैमिली चैनल है और मेरे कौम की इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ बहनें भी देखते होंगे। यहाँ पर मुझे ज़रा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बात पर, इस मौजू को छेड़ूँ। उस दौर में जो मालाबार रीजन जो कहते हैं, मौजूदा केरला इरफान साहब, वहाँ पर एक प्रथा को फॉलो किया जाता था इरफान साहब, जिसे कहते हैं मूलाकराम, MULAKARAM, मूलाकराम और तालाकराम। ये इंसान और इंसानियत को शर्मसार करने वाला फेल इरफान साहब। अपर कास्ट जो हिंदू थे इरफान साहब, लोअर कास्ट जो दलित कहते हैं, शूद्र जिसे कहते हैं, उन पर एक टैक्स लगाया गया था इरफान साहब, और वो टैक्स का नाम था मूलाकराम। आम इस्तेलाह इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो ब्रेस्ट टैक्स कहते हैं। इंसान को शर्मसार करने वाला अमल, इसलिए मैं पहले कह चुका हूँ, ये जो अपर कास्ट हिंदूज थे, ये दलित और शूद्राओं को एक जबरन टैक्स लिया जाता था उनसे, जिसका नाम था ब्रेस्ट टैक्स। और जो दोशीज़ा खातून है टैक्स नहीं दे पाती, तो उसको इजाज़त नहीं थी कि अपना सीना छुपा सके। तो ये शर्मसार अमल था इरफान साहब। इसको निकालने का काम जो किया है वो हज़रत टीपू सुल्तान किए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बता चलूँ, जो अपर कास्ट हिंदू थे उस दौर के, वहाँ से उनकी जागीरदारी छीन कर दलितों में बांटी गई, ये टीपू सुल्तान की है इरफान साहब। तासुबियत इनको इस वजह से है, तासुबियत उनको किसी और वजह से नहीं है। जो इनकी जो सुपरियरिटी जो थी, उनको आम कर दिए टीपू सुल्तान। इस वजह से आज ये लोग गलत तारीख बयान कर रहे हैं। आप इंटरनेट या गूगल में मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप मज़ीद आप जिसकी तफसीलात देख सकते हैं। मूलाकराम और तालाकराम मर्दों के लिए था इरफान साहब, जिसके तहत अगर जो शूद्र है, जो दलित है, अपना टैक्स अगर नहीं बन रहे तो उनको कोई हक नहीं था। पगड़ी जिसे कहते हैं, पगड़ी जो बांधते हैं ना, तो उसको तालाकराम कहते थे। तो जो दलित जो शूद्र मर्द हजरात थे, उनको इजाज़त नहीं थी, तो पगड़ी पहनने के लिए तालाकराम दलित देना पड़ता था। उसी तरीके से वो क्या बोलते हैं, ब्लाउज पहनने के लिए वो टैक्स, ब्लाउज ने बिल्कुल बरहाना रहना था। नहीं, ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स दिए तो ब्लाउज पहनना नहीं, तो नहीं उसको बोलते हैं, जी हाँ, इसको मूलाकराम, इंसानियत को शर्मसार करने वाला अमल इरफान साहब। ये 2 चीज़ें इनके खिलाफ गई, तो इस वजह से जो आज के जो अपर कास्ट जो हिंदू थे इरफान साहब, इसको अलग ढंग से पेश कर रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है इरफान साहब, शूद्र जो थे, जो दलित हजरात थे, ये लोग ये गुलामी से निकलने के लिए ये लोग एक रास्ता देख रहे थे। वो रास्ता उनको इस्लाम के ज़रिए से मिला इरफान साहब, ताकि ये जो भेदभाव है इरफान साहब, वो ये गुलामी से निकल जाए, हालत असीरी से निकल कर है ना, एक सही ज़िंदगी गुजार सके। इस वजह से उनको कोई किसी का प्रेशर नहीं था इरफान साहब, वो शूद्र से इस्लाम कबूल करे इरफान साहब। वजह सिर्फ यही है, दूसरा कोई भी नहीं है। तलवार से कोई मज़हब नहीं फैल सकता इरफान साहब। मैं इसको आगे चलकर प्रूव भी करूँगा। औरंगज़ेब के जब छेड़ूंगा उनके बारे में, और महमूद गज़नवी के बारे में, ये जो दुनिया भर जो कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, इस पर भी इंशाल्लाह मैं रोशनी डालूंगा। तो इस नुक्ता नज़र पर टीपू सुल्तान के मौजू का मैं इख्तिताम करता हूँ।